मेरा नाम है मेहरुन्निशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं अपाहिज भाभी की ये कहानी। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति नरेंद्र में बहुत बदलाव महसूस किया। नरेंद्र मुझसे ज़्यादा अपनी भाभी दीपिका की बातों को तवज्जो दिया करता था। ये बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो हर देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद ये लगाव कम हो जाता है, लेकिन नरेंद्र और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे अभी कम होता नजर नहीं आया। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं बल्कि दोनों के बीच इससे ज़्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति नरेंद्र अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना रहा। पर एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नरेंद्र अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधा कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह नरेंद्र अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, नरेंद्र तुम्हें उस औरत के साथ ये सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी ये बात सुनते ही नरेंद्र ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी नरेंद्र को एक जोरदार घूंसा लगा दिया। नरेंद्र ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, रुचि आइंदा कभी उस औरत के बारे में ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं कुछ कहती ही कि नरेंद्र ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और आंगन में चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही लेकिन वो मुझे देखने तक नहीं आया और सुबह का नाश्ता किए बिना वो ड्यूटी पर चला गया। आधे घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके शीतलपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा भी कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह जाने की खबर नरेंद्र को भी लग चुकी थी। वो मुझे लगातार कॉल कर रहा था लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुँचते ही नरेंद्र के फ़ोन से तंग मैंने आकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। बस स्टैंड से शीतलपुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और अपनी माँ को सारी बात बताकर रोने लगी। वो बोली, तूने बिल्कुल सही किया रुचि, जो तू यहाँ आ गई। अब तू नरेंद्र के पास तभी जाएगी जब नरेंद्र उस चुड़ैल के मकान से अलग रहने की कसम खा लेगा। आखिर नरेंद्र के पास किस चीज़ की कमी है? कीर्तिनगर में ही उसके 2 प्लॉट हैं, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन पिंकी भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। अगले महीने ही पिंकी की शादी होने वाली थी। मेरी हालत देखकर अब वो भी ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई रोहित अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर वो भी परेशान हो गया। पिंकी ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान मैंने अपना फ़ोन ऑन किया ही था कि नरेंद्र का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो वो गुस्से में बोली, तू फ़ोन मुझे दे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने नरेंद्र का फ़ोन रिसीव किया तो नरेंद्र ने कहा, रुचि तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही कीर्तिनगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। नरेंद्र की ये धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा और भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उस चुड़ैल के साथ अय्याशिया करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। इस बात के 3 महीने गुजर चुके थे। मैं नरेंद्र का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ती हुई कीर्तिनगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन 3 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया था। अब मुझे लगने लगा था कि नरेंद्र मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे ज़रूरत भी क्या है। मैं नरेंद्र को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। पिंकी की शादी को अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि पिंकी की शादी के बाद वो मेरे ससुराल जाकर नरेंद्र से वो फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए जैसे जैसे पिंकी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। पिंकी की शादी में केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने नरेंद्र को कॉल मिलाया और बोली, नरेंद्र तुम शादी में नहीं आओगे? नरेंद्र ने कहा, मुझे तो अभी तक ये नहीं मालूम कि शादी किसकी है। मैंने कहा 6 तारीख को पिंकी की शादी है। नरेंद्र ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं की दी, ना ही शादी का कार्ड ही पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंच जाना चाहिए। नरेंद्र ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर मुझे दामाद समझते तो ज़रूर खबर कर देते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? नरेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन शीतलपुर पहुँच जाऊँगा। पिंकी की शादी की सुबह उठकर मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली। ये साड़ी मुझे नरेंद्र ने ही गिफ्ट की थी। नरेंद्र दोपहर तक शीतलपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह ही नरेंद्र को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो नरेंद्र आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक पिंकी खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वालों को लग रहा था कि मैं पिंकी की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह में जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही कीर्तिनगर चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज़ हुई। वो बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा पुलिस विभाग में मामूली कांस्टेबल ही हैं, तो क्या हुआ, वो उस नरेंद्र और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को ये बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे कीर्तिनगर जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर नरेंद्र को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ ही था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। जब नरेंद्र की ओर से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और नरेंद्र का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नरेंद्र का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से नरेंद्र की आवाज़ आई। वो रोते हुए बोला, रुचि सब ख़त्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले जाओ तो हमारा रिश्ता अभी भी बच सकता है। नरेंद्र ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर नरेंद्र फिर से रोने लगा। मैंने कहा, नरेंद्र क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? नरेंद्र ने कहा, परसों देर रात भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर ही डेथ हो गई और भाभी अभी भी आगरा हॉस्पिटल में है। नरेंद्र के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन कटने के बाद मैंने घर में ये बात बताई तो मेरे घर में भी मातम पसर गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले नरेंद्र के भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में मुझसे सुना तो उन लोगों की सारी नफ़रत ख़त्म हो गई और
पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई रोहित को बुलाकर आगरा के लिए गाड़ी बुक करने को कहा। सुबह के 4 बजे तक हम लोग आगरा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी दीपिका की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी का बच्चा नहीं हो रहा था। तमाम तरह का इलाज करवाने के बाद वे लोग अलग अलग मंदिरों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही ख़त्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले शीतलपुर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। नरेंद्र सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रह के दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। ये देखकर नरेंद्र का बर्ताव भी बदल गया था। वो फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहते 1 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर हो चुका था। इस बीच मेरी जेठानी की सेहत में इतना सुधार ज़रूर हुआ था कि वो होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में वो नहीं थी। 2 महीने बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब ब्याह कर कीर्तिनगर आई थी तब घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग रहा करते थे। नरेंद्र और नरेंद्र के भैया भाभी। मेरी जेठानी दीपिका की इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उन्हीं की देखरेख में होता था। लेकिन अब वही दीपिका इतनी कमज़ोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में अब काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसीलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो ये खबर मैंने सबसे पहले नरेंद्र को ही दी। वो बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्होंने ये खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वो बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और मेरा 8वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि नरेंद्र फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती थी और नरेंद्र के ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को नरेंद्र ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और पानी, भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और नरेंद्र खाना खाकर सो जाते। सुबह में देर से उठती, तब तक नरेंद्र नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी खुल गई। नरेंद्र को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ, तो वो उठा और कमरे से बाहर निकला। न जाने क्यों मैं भी दबे पाँव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि नरेंद्र सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं नरेंद्र की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 20 मिनट बाद नरेंद्र कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं नरेंद्र की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो वो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। फिर नरेंद्र कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपिका पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो, ताकि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सो नहीं पाई। मुझे नरेंद्र से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात को नरेंद्र को दीपिका के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मेरे गहरी नींद में सो जाने के बाद नरेंद्र बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा
बंद कर आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरे बच्चा होने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रास लीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद तो मैं हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को नरेंद्र घर आया तो हमेशा की तरह वो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आ जाओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं नरेंद्र के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। नरेंद्र जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 10 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। नरेंद्र को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देख मैं झट से अपने बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही नरेंद्र ने कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही नरेंद्र ने कहा, रुचि, मैंने कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? नरेंद्र ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसीलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद नरेंद्र जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर नरेंद्र ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। नरेंद्र के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से जासूसी कैमरा ख़रीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट किया जहाँ से उसका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे ये सब करते हुए दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी नरेंद्र का कॉल आया कि वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास वो सबूत होगा जिसके आधार पर नरेंद्र और उसकी भाभी की असलियत मेरे लिए राज बनकर नहीं रह जाएगी। नरेंद्र अपनी भाभी को लेकर घर में आया और उसे उसके कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खिलानी है ये मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसा दीपिका उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को नरेंद्र खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आया। खाना खाने के बाद वो सो गया और मैं सुबह होने का इंतज़ार करती रही। मेरे गहरी नींद में होने के बाद नरेंद्र उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद पसीने में तर होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब नरेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैंने झट से कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और मेरे होश उड़ गए। नरेंद्र अपनी भाभी के कमरे में गया और उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी हुई चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई गई साफ चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतार कर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही नरेंद्र अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं अपने मोबाइल में दीपिका के कमरे में छुपाई गई जासूसी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे नरेंद्र का वही रूटीन नजर आता। नरेंद्र अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 2 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सा बेटा जन्म दिया और कुछ दिनों में मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई।
इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरे ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को नरेंद्र और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, रुचि तू बहुत नादान है, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है, बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज शीतलपुर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तू भी शीतलपुर आ जाना। मैं तुझे अब और यहाँ नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरा लड़का 1 महीने का हुआ उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। दीपिका की मौत से नरेंद्र बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ समय बाद एक दिन मैंने नरेंद्र का मुंह देखकर उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, नरेंद्र अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? नरेंद्र ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई सतीश ने बचपन में बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी कर मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले मेरे बड़े भैया ने दीपिका से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दीपिका भाभी के माँ बाप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी वो सब उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 5 साल पहले मुझे निमोनिया हो गया था और महीनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन दीपिका भाभी अपने बेटे की तरह मेरे गंदे बिस्तर को साफ करती, मेरे कपड़ों को धोती। उनकी देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर नरेंद्र मेरे कंधों पर सिर रखकर रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। साथ ही नरेंद्र को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गईं। मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे नरेंद्र जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन मिलाया और बोली, माँ मैं अब शीतलपुर नहीं आऊँगी। कहानी से सीख, शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजहें बिल्कुल अलग ही होती हैं। इसीलिए सिर्फ शक की बिना पर ही आखिरी फैसले तक पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी ही साबित होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ, खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।